मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने धातु अधातु के पार्ट 1 पार्ट 2 को जाना, जिसमें हमने जाना कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। चलिए अब धातुओं के रासायनिक गुण में आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 9 में जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि धातुओं की जब जल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। तो धातु जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या बताया मैंने कि धातु जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनती है, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, या हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि धातु ऑक्साइड को जब जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या बताया मैंने कि धातु ऑक्साइड की जब जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम सोडियम की क्रिया पानी से कराएं, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और पानी का क्या होता है, H2O होता है। तो जब हम सोडियम की क्रिया पानी से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बताया मैंने, जब हम सोडियम की क्रिया पानी से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से कैल्शियम, Ca मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम की क्रिया पानी से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से जब हम फेरिक यानी कि आयरन की क्रिया पानी से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरीके से आपने देखा कि हर किसी क्रिया के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रही है। चलिए अभी हमने जल के साथ क्रिया को जाना कि जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। चलिए इसके अलावा अब आगे देखेंगे, जब हम अलग अलग धातुओं को जल की अलग अलग अवस्थाओं से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। क्या बोला मैंने कि अलग अलग धातुओं को या अलग अलग धातु जल को जब अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमेशा ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जब हमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की अभिक्रिया करानी होगी तो हमेशा हमें ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एल्युमिनियम, फेरिक और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब जलवाष्प क्या चीज़ होती है, जलवाष्प का मतलब होता है भाप, यानी जब हम पानी को बॉईल करेंगे तभी एल्युमिनियम, फेरिक और जिंक जो है वो अभिक्रिया कर सकती है। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम होती है Mg, वो हमेशा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम क्या होती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, यानी जहाँ पानी का जो पूरा फ्लो होता है वहाँ पर कौन आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो बुलबुलों के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाती है। आगे बढ़ते हैं। Au, Ag, Cu और Pb। अब देखिए Au जो होता है वो हमारा सोना होता है, Ag जो होती है वो हमारी सिल्वर यानी चांदी होती है, Cu जो होता है वो कॉपर होता है। इसी तरीके से Pb जो होता है वो लेड होता है। ये चारों के चारों सब्सटेंस ऐसे हैं जो जल के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए अभी हमने जाना कि कौन कौन से सब्सटेंस जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, धातु की अम्ल के साथ क्रिया। यानी कि जब हम किसी धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धातु प्लस तनु अम्ल। अब देखिए अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आता है तनु और दूसरे नंबर पे आता है सांद्र। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। जो डाइल्यूट होता है यानी जो तनु अम्ल होता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और जो सांद्र अम्ल होता है उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। यानी कभी कभी उसमें 1-2% पानी हो भी सकता है लेकिन 99% उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है। तो
तो जब हम किसी धातु की तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और साथ में हाइड्रोजन प्राप्त होती है। चलिए बात धातु की करते हैं। तो मान के चलिए जैसे हमारे पास कोई फेरिक है जो एक धातु है और अम्ल HCl हाइड्रोक्लोराइड है, जब हमने इसकी क्रिया कराई तो हमें फेरिक क्लोराइड प्लस साथ में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या बताया मैंने? जब हम फेरिक की क्रिया HCl से कराते हैं तो हमें फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसी तरीके से जब हम एल्युमिनियम की क्रिया HCl से कराते हैं तो AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई कि जब हम धातु की क्रिया अम्ल के साथ करा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि धातु की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया कराई जाए। अब अन्य धातु लवण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे FeCl2 जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। इसी तरीके से सपोज दैट मान के चलिए हमारे पास कोई धातु था जिसे हमने A नाम दिया, उसकी क्रिया जब हम किसी लवण विलयन से करा रहे हैं जिसे हमने B नाम दिया, तो हमें लवण विलयन A प्राप्त होगा और धातु जो है वो B प्राप्त होगी। यानी दोनों अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। A जो है वो B की जगह पहुंच जाएगा और B जो है वो A की जगह आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फेरिक की क्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराई तो फेरिक हमारा A पॉइंट है और CuSO4 हमारा B पॉइंट है। तो अब आप देखिए लवण जो है वो किसके साथ जा रहा है? A के साथ जा रहा है। तो लवण कौन था? SO4 था। अब A के साथ गया तो वो बन गया हमारा FeSO4 और साथ में कौन बन के आ गया हमारे पास? साथ में हमारे पास जो है वो कॉपर बन के आ गया। इस तरीके से A जो है वो B में कन्वर्ट हो गया और B जो है वो A में कन्वर्ट। ये अभी हमने जाना कि जब हम धातुओं की क्रिया लवण के साथ कराते हैं तो क्या होता है और अम्ल के साथ कराते हैं क्या होता है। चलिए इसी कड़ी में अगला टॉपिक हमारा आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये एक डेफिनेशन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण या जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या बताया? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार यानी अम्ल से भी क्रिया कर लें और क्षार से भी क्रिया कर लें और साथ में जल और लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 की HCl से क्रिया कराई जाती है तो AlCl3 प्लस पानी बनता है। इसी तरीके से जब Al2O3 की NaOH से क्रिया कराई जाती है तो NaAlO2 प्लस साथ में H2O यानी कि पानी प्राप्त होता है। चलिए अभी हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जाना कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मेन टॉपिक है जिसका कि नाम है सक्रियता श्रेणी। पेपर में कभी कभी सक्रियता श्रेणी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ऐसी श्रेणी होती है जो 10th के साथ साथ 11th, 12th और BSc में भी काम आती है। चलिए सबसे पहले हम इसके डिफाइन के बारे में जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। अगर हम इसका इंग्लिश में नाम जाने तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में नाम पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सब्सटेंस के नाम इंग्लिश में लेकर चल रहा हूँ। चलिए सक्रियता श्रेणी क्या थी वो बताते हैं। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक, आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है उसे टॉप पर यानी सबसे ऊपर लिखा जाता है और ऐसी यानी जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी उसे बॉटम यानी कि सबसे नीचे रखा जाएगा। क्या बताया मैंने? इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को बॉटम यानी नीचे रखा जाता है। चलिए इस श्रेणी को जान लेते हैं कि श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले इसके अंदर पोटेशियम आता है जिसे हम K से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद Na आता है जिसे हम सोडियम हिंदी में लिखते हैं Na। ठीक, इसके बाद कैल्शियम आता है
जिसे हम Ca से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम आता है जिसे हम Mg से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम आता है जिसे हम Al से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद हमारा जस्ता आता है जिसे हम Zn से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद हमारा आयरन आता है जिसे हम Fe से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो लेड आता है जिसे हम Pb से डिनोटेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन को S से डिनोटेट किया जाता है। उसके बाद कॉपर आता है जिसे हम Cu से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद मरकरी आता है जिसे हम Hg से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद चांदी आती है जिसे हम Ag से, और उसके बाद लास्ट में सोना आता है। आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन है उससे ऊपर जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु हैं, और जो नीचे की साइड में तत्व हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु, यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन जो है वो इन्हें बांटने का काम कर रहा है। तो हम जान सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाएंगे, और जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु होंगे वो सारे के सारे नीचे पाए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है। उसके बाद घटती अभिक्रियाशीलता दिखाई दे रही है, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो हमारा सोना है। तो पेपर में अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हम उसका आंसर क्या देंगे? पोटेशियम। और अगर सपोज दैट पेपर ये पूछा जाए कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हम आंसर क्या देंगे? सोना, यानी कि Au। अब चलिए इसे याद करने की एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि कभी कभी पूरे के पूरे सब्सटेंस याद नहीं होते। तो ट्रिक से हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे कनक मांगे Lg, फिर लेड है कॉपर मरकरी चांदी सोना। चलिए दोबारा से बोलते हैं, कनक मांगे Lg, फिर लेड है कॉपर मरकरी चांदी सोना। कनक, तो का फॉर पोटेशियम यानी कि, ना फॉर Na। देखिए का मतलब के, ना Na, का फिर Ca, मांगे, मांगे को Mg, Al तो Al ही हो गया, G मतलब Zn, फिर यानी Fe, लेड को Pb से डिनोटेट करते हैं, और है का मतलब हो गया हाइड्रोजन। कॉपर को Cu से करते हैं, मरकरी को Hg से ही करते हैं, चांदी को Ag से करते हैं, और सोने को Au से करते हैं। अगर आप इस ट्रिक को कम से कम 2 से 3 बार लिखेंगे तो गारंटेड आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कोई भी सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा।